प्रश्न संख्या 41 से पढ़ेंगे। ये है प्रश्न पेपर 2020 का हल, 2020 के प्रश्न पेपर का हल है ये, और यूनिट टेस्ट 6 का है। तो अब इसको हल करते हैं। चलो, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर व कितना अंतर है। तो पहले तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, 41। प्रश्न बोल रहे 7 अंकों की बड़ी संख्या, तो 7 अंक के लिए 7 वो कर देंगे, 3 4 5 6 7। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंक का पीछे से 1 2 3 4 उसी के सामने में खींचेंगे जो है उसके, ताकि हम लोग अंतर निकालना है तो अंतर निकाल सके फिर घटा सके। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो पहले तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी संख्या बनाना है, और कोई ये नहीं बोल रहा है कि कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई दोबारा नहीं आना चाहिए, कोई आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कब बनेगा, जब शुरू में भी बड़ा से बड़ा, हर जगह बड़ा से बड़ा संख्या डालेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है, 0 से 9 में 9, तो सभी 9 9 डाल दो। ये हो गया 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बनाने के लिए सभी में छोटी से छोटी संख्या रहना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 0, तो 0 0 को डालो सब जगह में। अब देखो यहां पास भी 0 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 1। अब घटा दो इसको, 9 में 0 घटा 9, 9 में 0 घटा 9, 9 में 0 घटा 9, 9 में 1 घटा 8, 9 9 9। किसमें देखो ट्रिपल लाइन बीच में 8 रहना चाहिए, खाली इसी में है, तो आगे को देखने की जरूरत नहीं है। यही उत्तर डी। अब अगला प्रश्न बोल रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। दूसरा क्या बोल रहा है, 42वां, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए 6 लाइन खींच लो, 2 3 4 5 6। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, अंतर पूछा है ना। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, पीछे से फिर लाइन खींचना शुरू करो, 1 2 3 4 5। इन दोनों में अंतर बोल रहा है, अंतर मतलब घटाओ। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कब बनते हैं, जब सबसे बड़ी संख्या रखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, तो सभी में 9 रख दो। बड़ी संख्या क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यही होगा। अब घटा दो, 9 में 9 घटा 0, 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 9। कितना आया, 9 में 0 घटेगा 9, तो कितना आया 9 और 3 2 5 0, 3 2 5 0 9। उत्तर क्या आया, डी 42वां का। अब आ जाते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, निकालना है। तो जाहिर सी बात है बराबर नहीं है, तो सबको देखेंगे। तो देखो ऑप्शन ए को देखो, 25 के बराबर नहीं है, जिसका 25 मान नहीं आएगा उसको उत्तर जाएगा। तो ए को देखो, ए में क्या है, 50 ऋण 100 भागित 4, 50 ऋण 100 भागित, ये कौन सा प्रश्न है, 43वां, 100 भागित 4, 100 भागित 4। तो अब जब भी ऐसा रहता है तो पहले तो कोष्टक को हल करते हैं। अब कोष्टक में भी अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, पढ़ेंगे। तो ए का मान ये है, तो पहले क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। कोष्टक में भी सबसे पहले भाग को, तो 100 भागित 4 करेंगे, तो 4 दूनी 8, 2 बचा और ये 0 उतरा 20, 4 5 6 20, ये 25 आया। 50 में 25 घटाओ कितना आता है, 10 में 5 5, 4 में 2 2, 25 आया, मतलब कि ये 25 के बराबर है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। बी देखो, 20 धन 20 भागित 4, तो पहले 20 भागित 4 को करोगे, 20 भागित 4 है ये, तो 4 5 6 20, तो ये 5 आ गया, कोष्टक हल हो गया। तो 20 धन 5 कितना आता है, 25, ये भी हो गया 25 के बराबर, तो ये भी उत्तर नहीं आएगा। अब तुम लोग को इसको वहां जब करोगे तो इसी में करोगे, जैसे कि ये हो गया 20 भागित 4 5, 4 5 20,
ये क्या आएगा 25। अब यहां पास हल करो, 25 आया उत्तर, ये भी 25 आ गया, तो ये दोनों कट गए उत्तर में। ऐसे करोगे वहां जब करोगे तो पेंसिल इसीलिए लेके जाना। अब देखो सी, देखो 10 प्लस 5 गुड़ी 2 धन 10 माइनस 5 है, 10 ऋण 5 है। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं, तो ये कोष्टक हल होगा 5 दूनी 10, ये 10 है ही ना। फिर 10 में 5 घटाओगे, ये कोष्टक हल होगा। फिर 10 में 5 घटाओगे 5, तो 10 10 20 5 25, तो ये भी नहीं होगा, 25 के बराबर है क्योंकि। तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या होगा डी। और देख भी रहे हो 24 प्लस 2 गुणित 1 है, मतलब 2 गुणित 1 मतलब 2, और 24 धन 2 26 होता है, ये गलत है, 25 के बराबर नहीं है। ये हो गया 43 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44। x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। मतलब कि x का मान निकालना है, x का मान इसमें से कौन सा होगा। तो पहले तो 3 सही 7/11 है, पहले प्रश्न को लिख लो, 3 सही 7/11 गुणित 11/5 भागित 3/7। अब ब्रैकेट को हमेशा लिखना, कोष्टक, कोष्टक का मतलब है कि कोष्टक को पहले हल करना है, बराबर 4/3। यहां पास कोष्टक है मतलब कि इसको हल पहले करना है। तो देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपल सरलतम भिन्न में बदलो, ये मिश्र भिन्न है उसको सरलतम भिन्न में बदलो। तो कैसे करते हैं, ये जो रहता है इसको गुणा कर देते हैं और इधर जोड़ देते हैं, नीचे में तो 11 ही आएगा। तो 11 में 3 को गुणा कर देंगे जो साइड में रहता है उसको, और 7 को जोड़ देंगे, तो 11 3 33 7 40। तो इसको हल कर लो पहले, तो 40/11 आया, और गुणित 11/5 है, भागित, ठीक है, 3/7 गुणित x है, बराबर 4/3 है। इतना तो समझ में आ गया। अब ये तो हल किए थे, इसको हटा दो, 11 11 कटा, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, तो ये 8 भागित कुछ कुछ आया। अब ये भाग में है, तो भाग में है तो इसको पहले उधर भेज दो तो गुणा बन जाएगा, 4/3 गुणित 3/7, और ये 3 गुणित x है तो ऊपर से गुणा होगा, x है तो 3 गुणित x/7, ये हो गया। 3 एकम 3 3 एकम 3 कटा, और 4/7 गुणित x, मतलब कि 4/7 और गुणा x है, ये बच गया है। अब देखो ये इसके साथ गुणा में है, और इसके ये जो है 7 जो है भाग में है, इसका हल है ना। तो 8 बराबर क्या हो गया, 4 गुणित x/7, ये तो हो गया। अब 7 जो है भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में, तो 8 गुणित 7, और 4 जो है गुणा में है, उधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, बराबर x। 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, तो x बराबर कितना आया, 14। तो आंसर क्या आया, बी। 45 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योगफल है। पहले तो महत्तम निकालो फिर लघुत्तम निकालो। तो महत्तम निकालने के लिए सबको एक साथ, लघुत्तम निकालने के लिए क्या करते हैं, 45 60 75 का महत्तम समापवर्तन। तो पहले तो लघुत्तम निकाल दो, लघुत्तम के लिए तीनों को एक साथ लिखते हैं और भाग दे जाते हैं। अब देखो सभी के अंक में 0 है, 5 है, 5 है, तो 5 से तो भाग जाएगा, तो 5 से ही भाग दो, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचा 5 5 25, फिर ये 5 से भाग जाएगा तो 5 ही से दो, ये वाला लास्ट वाला, बाकी तो जाएगा नहीं, 5 से भाग तो 5 तिया 15। अब देखो 3 से जा रहा है, सभी दिख रहा है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर ये 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 4 एक। अब ये देखो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, कभी भी भाग देते हो तो अभाज्य संख्या से ही भाग देना है ताकि आगे डिफिकल्टी मत हो। क्यों देते हैं हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखो जब भी 5 और 2 रहता है तो 5 और 2 को गुणा कर दो एक साथ, 5 गुणित 2 एक बार हो गया, ये इसका जोड़ी बन गया और इसका बन गया, 5 गुणित 2 2 जोड़ी बन गया, तो दोनों ये भी खत्म हो गया, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। अब बाकी बचा क्या, 3 गुणित 3 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 गुणित 10 कितना होता है 100, और 3 गुणित 3 9, 10 दाम 100, 100 गुणित 9 900। यह है क्या, लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग का इसी का एचसीएफ निकालना है और क्या करना है, योगफल करना है। फिर एचसीएफ मतलब सबको अलग अलग करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे, या फिर एचसीएफ मतलब ऐसा संख्या जो सबको, सबसे बड़ा संख्या जो सबको भाग दे,
तो 45, 60 और 75 को अलग अलग करेंगे। सभी तो 5 से भाग जा रहे हैं, तो 5 तो सब में कॉमन आएगा ही। 5 नहीं 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 12 60, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 15 पचे 75, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। ये देखो इसमें एक बार 5 है तो HCF में क्या आ जाएगा, एक बार 5 आ गया। इसमें 3 एक बार है, सभी में 3 है, एक बार निकल गया। जो कॉमन रहता है उसको निकाल देते हैं। HCF का मतलब ही वही है, मतलब महत्तम समापवर्तक का। तो और देखो कौन सा कॉमन है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इनमें दोनों में नहीं है, 5 इसमें एक्स्ट्रा है लेकिन इसमें नहीं है। तो क्या निकला इसका महत्तम समापवर्तक, 5 तिया 15। 15 ऐसा संख्या है जो तीनों को भाग देगा। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, तीनों 15 के पहाड़ा में आता है। सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को भाग देगा। और लघुत्तम समापवर्तक ऐसा संख्या है जो तीनों से भाग जाएगा। 45 दूनी 90, तो 9 से भाग जाएगा। 60, शून्य शून्य कटा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 3, 6 पंचे 30, तो ये 6 से भी 60 से भी भाग जाएगा, 75 से। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, शून्य 60, अब 5 आया था, 5 को 60 से भाग देगा 12, तो ये भी भाग जाएगा। तो अब देखो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकल गया। फिर इसका क्या करना है, योगफल। तो जोड़ दो, 900 को 15 में जोड़ोगे कितना आएगा, 900 और 15 को जोड़ोगे तो 915। तो उत्तर क्या आया, 915। अब देखो ये क्वेश्चन कौन सा था, 45वां नंबर का, और ये था 44वां नंबर का। तो अब आ जाते हैं हम लोग 46वां पे। 46वां क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को लिख देते हैं। 3/8 भागित 5/3 ऋण 1/6 धन 5/8 बराबर है। इसका हल करना है। सबसे पहले तो हम लोग कोष्टक को हल करते हैं, याद है। फिर इसके बाद गुणा को, नहीं कोष्टक को, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। अब यहां पर देखो कोष्टक आ गया, तो पहले इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा। नीचे को ये ऋण का चिन्ह है ना, ऋण का, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए दोनों के पहाड़ा में क्या आता है, दोनों के पहाड़ा में 6 आता है, तो 6 बना दो दोनों को। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाने से 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 6 बना दिए तो ऊपर नीचे दोनों से 2 से गुणा कर दिए, तो 5 दूनी 10 और ऋण 1/6, दोनों के में बटे बटे आ गया, तो क्या आ गया 10 ऋण 1/6। तो ये क्या आएगा, हल करोगे तो 9/6। अब ये कोष्टक हल गया, तो कोष्टक को हटा के बाकी को लिख दो। अब 3/8 भागित 9/6। अब जब भी भाग करते हैं तो भाग में क्या करते हैं, अब जोड़ 5/8। अब कोष्टक हल हो गया तो का को हल करते हैं, तो का तो है नहीं, तो अब क्या को हल करेंगे, भाग को। तो भाग को हल करते हैं तो कैसे हल करते हैं, जब भी ऐसे बटे वाला रहता है इसको गुणा में बदल दो और पीछे वाला संख्या को उल्टा कर दो। ये 9/6 है तो इसको 6/9 लिख दो। अब हल करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आया 1/4। अब क्या बच गया, 5/8 बचा हुआ है। अब इसको हल करना है, जोड़ को, सिंपल। तब नीचे नीचे को फिर बराबर करोगे, तो दोनों के पहाड़ा में क्या आता है 8, तो दोनों को 8 बना दो। तो ये 8 कैसे बनेगा, 2 गुणा करोगे तो वो 8 बनेगा। ये तो 8 पहले से ही है तो इसमें कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है। 2 एकम 2 धन 5, अब दोनों के नीचे में 8 आ गया तो एक बार लिखो बस, 2 धन 5 7/8। उत्तर कितना आया, उत्तर या तो 7/8 रहेगा। अब इसको तो मिश्र भिन्न में बदल नहीं सकते क्योंकि 8 शून्यम शून्य होगा, तो क्या लिखेंगे 8 शून्यम शून्य, शून्य सही 7/8। इसका मतलब तो वही हुआ ना, 7/8 ही हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 47। 47वां प्रश्न सभी को दिखाई दे रहा है। ये क्या बोल रहा है, 15 ऋण 15 भागित 15 गुणित 6 बराबर x। x का मान ज्ञात करो। तब देखो सबसे पहले क्या हल करते हैं, जब भी रहता है तो भाग, ब्रैकेट नहीं है अवका नहीं है तो भाग को पहले हल करो। 15 भागित 15 1 गुणित 6, जो चिन्ह है उसको रखते जाओ। 5 ऋण 1 गुणित 6, 6 कम 6। अब गुणा को करोगे भाग के बाद तो ऋण 6, 5 ऋण 6। जब भी एक इसके सामने कुछ चिन्ह नहीं है मतलब ये धन है, ये 5। ऋण और धन को गुणा करते हैं तो क्या आता है, ऋण और धन को गुणा करेंगे तो हमेशा ऋण आएगा, चाहे वो धन आगे हो या पीछे हो। ऋण और ऋण को गुणा करेंगे तो हमेशा धन आएगा, और ऋण
धन और धन को गुणा करेंगे तो हमेशा धन ही आता है। जैसे कि 2 गुणित 3 करेंगे तो 6 ही आता है। समझ गए? 2 बार गुणा करेंगे ऋण और ऋण को तो धन आएगा। अब इसी में मान के चलो ऋण और ऋण गुणा हुआ, फिर इसमें एक ऋण गुणा होगा, तो ये ऋण और ऋण गुणा करके धन हो गया, धन गुणित ऋण फिर से ऋण। तो ये गुणा करने का सिद्धांत है, गुणा रहेगा कोष्टक रहेगा तब का है। लेकिन जब ऐसे धन और ऋण है तो सबसे पहले तो घटाएंगे, तो अब घटाएंगे तो किससे घटाएंगे? बड़ा से छोटा घटाएंगे। तो 6 में 5 घटाओ कितना आएगा? 1। और जो बड़े का चिन्ह है उसका आ जाएगा, तो बड़ा कौन सा है? ऋण का। 6 के आगे 6 सबसे बड़ा है, ऋण उसके आगे चिन्ह क्या है? ऋण, तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा, तो यह हो जाएगा ऋण 1। जैसे कि तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है और तुमसे 6 चॉकलेट कोई मांगेगा तो तुम 5 चॉकलेट तो दे दोगे, अपने पास है उसको। एक जो है कहां से लोगे? एक दूसरे से उधार मांग के दोगे, तो तुम एक घाटे में हो, ये ध्यान दो। समझ गए? तो ये हो गया, इसका उत्तर आएगा ऋण 1। कहां है? 15 ऋण 15 भागित 15 गुणित 6, 15 एकम 15, 1 गुणित 6 6। अच्छा हाँ सॉरी, एक गलती और किया हूं मैं, ये 15 को मैं 5 बना दिया हूं, तो ये गलती है, तो ये 15 रहेगा, तो इसको 15 कर दो। अब जब भी, अब देखो बड़ा और छोटा, तो देखो अब 15 ऋण 6 है, जब भी जोड़ा घटाओ है तो पहले क्या करोगे? घटाओगे, तो बड़ा में से छोटा घटाओगे, 15 में 6 घटाओगे कितना आएगा? 9। और इसमें बड़ा का चिन्ह क्या है? बड़ा कौन सा है? 15, इसके आगे का चिन्ह क्या है? धन, तो इसके आगे क्या लगेगा? धन। धन को लिखने की जरूरत नहीं रहता, तो 9 आएगा उत्तर इसका। कभी कभी गलती हो जाता है लिखने में, इसलिए ध्यान रखा करो, आराम से बनाओ। अब देखो अगला प्रश्न है 48। 0.9 भागित 0.3 गुणित 0.3। पहले क्या को हल करोगे? कोष्टक को। जब भी दशमलव रहता है तो पहले गुणा करते हैं, 3 तिया 9, संख्या को संख्या से गुणा कर दो। अब देखो कितना दशमलव के बाद कितना संख्या? दशमलव के बाद 1 और 2, तो दशमलव के बाद कितना संख्या रहना चाहिए? 2, तो 1 और एक और संख्या ला दो 2, दशमलव के बाद 2 संख्या भागित 0.9। और जब भी ऐसा रहता है तो क्या करेंगे? इसको रख देंगे, दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 संख्या, तो किससे भाग देंगे? 1 से। पहले तो 1 9 को 1 से भाग देंगे तो नहीं आएगा, लेकिन दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1, तो इसलिए कितना जीरो वाले से भाग देंगे? 1 जीरो वाले से, तो ये 10 से। अब 9 को किससे भाग देंगे? तो 1 आएगा, 9 आएगा 1 से। अब इसमें दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 2, तो कितना जीरो वाले से भाग देंगे? तो 9 वो आएगा 2.2 जीरो वाले से। अब इसका नियम जानते हो तुम लोग, 9/10 है, अब भाग करना है 9/100 से, तो उल्टा कर देंगे इसका गुणित, और 100/9, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। 10 एकम 10, 10 दहम 100, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 गुणित 10 10, और 1 गुणित 1 1 होता है, 10 को 1 से भाग दोगे तो 10 ही आएगा, तो उत्तर क्या आया? 10। यह है 48 नंबर क्वेश्चन। तो ऐसे ध्यान देकर बनाना है आराम से। यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है, तो b का मान क्या है? ऐसे में जब भी रहता है तो किसी भी एक संख्या, यदि एक संख्या b किससे अधिक है? c से 10%, तो c को मान के चलो 100% है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 10। c 100 है तो c का 10 कितना हो जाएगा? 10, तो 100 में 10 जोड़ दोगे तो कितना जाएगा? c से 10 अधिक का बोल रहा ना, c से 10% अधिक, तो 100% c है, तो उससे 10 अधिक कितना? 10, 110 हो गया, तो b का मान हो गया 110 और c का मान है 100 मान के चलो। अब देखो, तथा c 150 से 5% अधिक है, c क्या है? 150 से 5% अधिक, 150 तो रहेगा ही, उससे 5% अधिक, 150 का 5% निकाल दो, ये हो गया। तो देखो 150 का 5%, 150 तो रहेगा ही क्योंकि 150 से 5% अधिक है, तो 150 का 5% भी निकाल देंगे, उतना को जोड़ देंगे 150 में, तो का को क्या बदलते हैं? गुणा में। अब 5% मतलब ये 0 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15/2 आया, 15/2 को भाग दोगे तो 2 सत्ते 14, एक बचा, अब एक तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा के इसको 10 बनाएंगे, तो 2 पंचे 10, क्या आया? 157.5, यही आएगा ना, 5% अधिक
एक 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य शून्य कटा, ये कटा, 2 आया। तो b का मान क्या होगा? b का मान क्या होगा? ये क्या है 157.5, लेकिन ये प्रतिशत में कितना था? 100 के बराबर। 100 मतलब क्या है? 157.5। और हम लोग को क्या का मान निकालना है? b मतलब 110 का मान निकालना है। तो 100 मतलब 157.50, मतलब एक का मतलब 100 किलो अगर 157 रुपए में, तो 1 किलो कितना में आएगा? 157 को 100 हिस्से में बांट दो। लेकिन हमको कितना निकालना है? 110 का निकालना है। तो इसमें गुणित 110 करोगे तो वापिस 110 आ जाएगा। तो दोनों पार गुणा कर दो 110 का। 5/100 गुणित 110, इसको हल कर दो, शून्य शून्य कटा। अब इसको हल करोगे तो गुणा कर दो सिंपल, 11 पंचे 55, 5, 11 सत्ते 77, 77 5 82, 8, 11 पंचे 55, 55 8 63, 6, 11 कम 11, 11 6 17, दशमलव के बाद कितना संख्या? 1, इसके आगे तो दशमलव नहीं है तो 1। अब 10 से भाग दोगे तो 1 जीरो वाले से भाग दोगे तो 1 दशमलव बढ़ा देगा आगे, तो ये क्या आ जाएगा? 173। यहां पर दशमलव था, अब वो खिसक के कहा जाएगा? 1 आगे यहां पर 173.25। क्या आया? गलत किया हूं क्या मैं कुछ? अच्छा सॉरी, मैं यहां पास ये गलती किया हूं। देखो प्रश्न को मैं समझने में गलती किया हूं। बी जो है एक अन्य संख्या सी से 10% कम है बोला है, ज्यादा नहीं है बोला है, तो कम है, तो ये -10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 100 में 10 घटाओगे तो 90। तो जहां पास भी 110 लिए हैं, यहां 110 निकालें, उसको क्या निकालेंगे? 90। क्या निकालेंगे? 90। तो यहां पास क्या गुणा करेंगे? 90। तो ये शून्य शून्य कटा। अब 9 से गुणा करोगे इसको, तो जाहिर सी बात है 9 से गुणा करोगे तो अब 10 से पहले भाग दे दो। 10 जो दशमलव के एक आगे खिसका देगा तो 15.75 हो जाएगा। 15.75 को 9 से गुणा करो, 15.75 को 9 से गुणा करो तो देखो 9 5 6 क्या आएगा? 45, 4, 9 7 63, 63 4 67, 6, 9 5 45, 45 6 51, 5, 9 1 9, 9 5 14, 141.75। किसमें आया है उत्तर? डी में। ठीक है, तो ऐसे करके हटाते जाना है, थोड़ा सा आराम से करना, मेरे से भी गलती हो सकता है, इसीलिए ध्यान देना ये सब चीज का, क्योंकि डायरेक्ट हल कर रहे हैं तो आराम से हल करेंगे तो सही आएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। तो यही चीज मैं भी बता रहा हूं, मैं जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को एग्जाम नहीं दिलाना है और मेरा बहुत दिन बाद है। ठीक है, अब गलती मैं कर रहा हूं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, गलती देखो मैं कर रहा हूं ना, जल्दबाजी करने में गलती कर रहा हूं तो उसको मैं मार रहा हूं कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूं करके। ठीक है, 175 ग्राम की और जल्दबाजी करोगे और ऐसी गलती हो गया तो फिर गलती को ढूंढते रहोगे तो उसमें टाइम अलग से जाएगा, इसलिए आराम से करो और सटीक करो। 175 ग्राम का 10% का 10% का 5% बराबर है। का को क्या बदलते हैं बोला हूं? गुणा में। गुणा बदल दो, 10% मतलब 10/100। का को क्या बदलते हैं? गुणा में, 5/100। कर दो हल, शून्य शून्य कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, ये भी कट गया। अब यहां क्या आया? 20 आया है, यहां 10। ठीक है, तो अब देखो 10 गुणित 20 करोगे तो पहले तो इसको 2 से भाग दे दो, 2 दहाम 20, क्योंकि 10 गुणित 10 100 से भाग देना हम लोग को आसानी लगता है, 100 से भाग देने का नियम जानते हैं। तो 10 गुणित 10 100 हो जाएगा, तो 2 से भाग दे दो, 2 दहाम 20, इसको भी भाग दे दो, 2 8 16, एक बचा, 2 7 14, एक बचा, फिर से दशमलव लग गया, 2 5 10, 87.5 आया। तो 87.5 को भाग देने से क्या आएगा? 1 जीरो रहता तो 1 आगे खिसकाता दशमलव को, 2 जीरो है तो कितना आगे खिसकाएगा? 2 के आगे, तो ये कहां से आ जाएगा? 0.875, और सामने में जीरो लगा दो, कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 0.875 ग्राम, ग्राम में, इसलिए ग्राम में। यह हो गया 50वां का प्रश्न। अब आ जाते हैं 51। निम्न व्यंजक का
निकटतम पूर्णांक परिणाम ज्ञात करो। तो 49.6 है गुणित 10.2 है, ऋण 7.1 है गुणित 29.7 है, ऋण 5.1 है गुणित 20.1 है। अब देखो इसमें से कोई भी संख्या जो है एकदम आसपास में नहीं दिख रहा है। एक 300 है, एक 200 है, एक 200 है, एक 190 है, ये 209 है, ये 290 है, बहुत ज्यादा दूर दूर है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे में जब भी ऐसा रहता है बहुत ज्यादा दूर दूर है, अगर ये 390, 392, 393, 394 रहता है तो पूरा अच्छे से हल करते हैं। लेकिन अगर ये बहुत दूर दूर है तो क्या करेंगे, 49.6 किसके बाद आसपास है बताओ तो। सबसे निकटतम इसके क्या है 50, 50 के मान के आसपास है ना। अब 10.2, अगर ये दशमलव जो है 5 के इसके बाद ये 5 से बड़ा रहता तो इसको 11 बना देते, लेकिन 5 से छोटा है मतलब 10 ही रहेगा। और इसको देखो 7.1 किसके पास है 7 के, 29.7, 29 के बाद ये संख्या जो है क्या है 0.7, 5 से बड़ा है तो इसको 30 बना दो। ऋण 5.1 ये क्या बन जाएगा 5, 20.1 गुणित 20। अब हल कर दो। जब भी ऐसे हल करते हैं तो क्या को हल करते हैं, पहला गुणा को, तो गुणा को हल कर दो, सभी गुणा गुणा को। 50 गुणित 10 500, ऋण 7 21 210, ऋण 5 दूनी 10 100। या तो एक नियम याद रख लो, ऋण ऋण जब भी रहता है तो दोनों को जोड़ते हैं और ऋण का चिन्ह आता है। तो ऋण 210 अब 100 310, 500 ऋण 310, 500 में 310 घटाओ कितना आएगा 0, 10 में 1 घटाओ 9, 4 में 3 घटाओ 1, 190 उत्तर आएगा। या फिर पहले इसको घटा दो, घटाना ही तो है ना, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको घटा देना। 500 में 210 घटाओ 0, 10 में 1 घटाओ 9, 4 में 2 घटाओ 2, 290 में 100 घटाओ कितना आएगा 190 ही आएगा। तो उत्तर क्या आया 190। तो देखो जब सभी दूर दूर है ना तब ऐसे करोगे, बहुत ज्यादा दूर दूर है तो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, एक पार्क, क्या लिखा है एक पार्क 52, एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के चक्कर लगाने हैं 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। ठीक है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है उसका चाल, तो कितना समय लगेगा, घंटा में ही निकालना है समय को। और अगर समय को भी घंटा में निकालना है और जो दूरी है वो किलोमीटर में दिया है, देखो 4.5 जो है किलोमीटर में दिया है, ये घंटा में दिया है, तो इसको भी किलोमीटर में बदल लो, या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, मीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति घंटा में बदलोगे, इसको मीटर प्रति घंटा में बदल लो, घंटा में निकालना है समय को, तो घंटा समय को घंटा में ही रहने दो और इसको मीटर में बदल दो। इस पार्क के 4 चक्कर लगाना है। एक पार्क है, लंबाई चौड़ाई दिया है, मतलब कैसा रहेगा पार्क जो है आयत टाइप का, तो 4 चक्कर लगाना है मतलब कि इसके चारों ओर। तो इसके किस में लगाना है चक्कर, परिमाप में। तो पहले तो परिमाप लगाना है, निकालो। तो आयत का परिमाप क्या रहता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितना है 1500 धन चौड़ाई कितना है 750। 1500 750 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 0 0 5 15 7 2250 गुणित 2 करोगे तो ये तो एक चक्कर का हो जाएगा। एक चक्कर में एक राउंड का वो हो जाएगा ना परिमाप, मतलब ये पूरा एक चक्कर, लेकिन इसका 4 चक्कर लगाना है तो 4 से फिर गुणा कर दोगे। तो 4 दूनी 8 गुणित 2250, अब गुणा कर दो 8 0 0 8 5 40, तो इसको गुणा करके 4 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी गुणा कर सकते हो। 8 0 0 8 5 40, 8 5 40 तो 4, 8 दूनी 16 16 4 20 2, 8 दूनी 16 16 2 18, 18,000 मीटर उसको दौड़ना है। और उसका स्पीड क्या है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय किस में निकालना है घंटा में। तो चाल बराबर क्या रहता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा समय इधर गुणा में, तो समय और चाल जो समय और चाल गुणा में रहेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा दूरी बटे
चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना है, दूरी कितना है 18,000 मीटर, और चाल कितना है किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदलो। इसको मीटर, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदलो। तो 4.5 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 से 1000 कैसे जा रहा है, गुणा करके 1000 को, तो 4.5 गुणित 1000, सिंपल गुणा कर दो, 45 और 3 शून्य आ जाएगा। दशमलव के बाद कितना संख्या 1, तो 1 0, 4500, तो 4500 मीटर आ गया, 4500 मीटर प्रति घंटा। तो ये जो है घंटा जो है डिवाइड में है, ऊपर जाके इसको छोड़ दो। अब ये निकल जाएगा समय, ये घंटा में, मीटर मीटर है तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हटा दो इसको, शून्य में शून्य घटा, शून्य में शून्य घटा। अब देखो 9 को पहाड़ दिख रहा है, 9 9 से भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 9 9 9 5 45, 5 4 20, कितना घंटा हुआ 4 घंटा का समय लगा उसको। डी, ऑप्शन डी 52वां का। अब आ जाते हैं 53 नंबर पे। जो बताया हूं वैसा वैसा ही प्रश्न आ रहा है ना, कोई नया प्रश्न तो नहीं आ रहा है। 53, पक्षियों का एक झुंड 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। ठीक है, घोंसले में कितने पक्षी हैं? देखो, जब भी रहता है पक्षियों के झुंड का, एक झुंड के 1/4 x है, मान के चलो झुंड में कितना है x है, तो x का 1/4 भाग कहां है, कहां है? सिंपल छोड़ो, जब भी हम लोग बोल रहे हैं 1/4 भाग, ये हो गया, यहां हो गया, और झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है। कितने भाग घोंसले में है? 1/5 भाग घोंसले में है, तो दोनों को जोड़ दो, और बाकी बचा, बाकी कितना बच गया 1/4 और 1/5 हिस्सा, मान के चलो ये है इसका, ये हो गया 4, तो 1/4 ये हिस्सा, और इसी का 1/5 हिस्सा, 2 3 4 5 ये वाला हिस्सा, ये और ये अलग है ना। देखो इसको 5 हिस्से में तोड़े, इसको एक एक एक, कैसे करूंगा मैं, कैसे बताऊंगा? ठीक है, मान के चलो इस प्रश्न को ऐसे समझते हैं थोड़ा दूसरा तरीके से। 53 पक्षियों के एक झुंड, पक्षी के झुंड में कितना है x है, मान के चलो पक्षी के झुंड में संख्या कितना है टोटल x का 1/4 जो है, x का 1/4 कहां है, नदी के किनारे, तो x गुणित 1/4, मतलब कि 1/4 भाग जो है, 1/4 पक्षी जो है नदी किनारे हैं। ठीक है, और 1/5 भाग मतलब कि x का ही 1/5 भाग ना, जितना है टोटल उसका 1/5 भाग, x का 1/5 मतलब कि 1/5 पक्षी जो है कहां है, घोंसला में है। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश कर रहे हैं। बाकी कितने बचे, टोटल कितने पक्षी हैं x, अगर उसमें तुम लोग 1/4 पक्षी किसमें है, नदी किनारे, तो उसको घटा दो 1/4 पक्षी, और 1/5 पक्षी किसमें है, घोंसले में, तो उसको भी घटा दो, तो बाकी बचेंगे वो निकल जाएगा, दोनों जगह के घटा दोगे तो 22 पक्षी भोजन की तलाश कर रहे हैं, जो बाकी बचे वो 22 पक्षी हो गए। अब इसको हल कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो तीनों को पहले बराबर करते हैं। तीनों का पहाड़ा में क्या आता है, देखो 20 तीनों का पहाड़ा में आता है, 4 और 5 का तो मेन देखना है, मतलब इसका लघुत्तम से ऊपर तक निकालना है, 1 4 और 5 का, तो तीनों का पहाड़ा में 20 आता है, तीनों को 20 बना दो नीचे को, तो ऊपर से भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 20 कराने से ऊपर से नीचे को 4 से गुणा कर दो, तो ऊपर को भी 4 से गुणा कर दो। अब क्या आया है, 20x ऋण 5x ऋण 4x आ गया, 5x ऋण 4x। अब नीचे में सबके क्या आ गया 20, तो उसको 20 ही रख दो, बराबर 22। अब ये 20 जो है भाग में है, इधर आके क्या में जाएगा, गुणा में, तो 22 भागित ये इधर आके गुणा में, तब इसको गुणा कर दो, 22 दूनी 44, 440 हो गए ये।
अब इसको घटा दो 20x में, पहले 5x घटा दो, 20 में 5 घटा दो कितना आएगा 15, 15 आम आ गया, फिर 4x, 15 में 4 घटा दो कितना आएगा 11x, तो 11 आम। अब 11x का मतलब होता है 11 गुणित x, तो 11 को इधर गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, 440 भागित 11, 11 चौक 44, 11 शून्य शून्य, तो x बराबर क्या आया 40। तो हम लोग को क्या कर निकला है, घोंसले में कितने पक्षी हैं, घोंसले में कितने पक्षी थे जी, x/5 भाग पक्षी जो है घोंसले में थे, तो x कितना निकला 40, उसका पांचवा हिस्सा 40/5, 5 अट्ठे 40, तो 8 पक्षी कहां है घोंसले में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54, 54 पे आते हैं। 54 प्रश्न बोल रहा है अमित ने एक मेज 1200 में खरीदा, कितना में खरीदा, क्रय मूल्य क्या है 1200, यहां देखो 1200 में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए, मतलब कि इसी में खर्च क्या कर दिया व्यय 200 रुपए, तो कितना हो गया 1400 रुपया। अब उसका एक्चुअल मूल्य, उसका लागत मूल्य कितना हो गया, खरीदा तो इतना में था 1200 में, लेकिन 200 उसमें और लगाया, तो उसका अब बेचोगे 1400 में, अब तुम लोग बेचोगे 200 रुपए किसी चीज में खर्चा कर दिए, 1200 रुपए में सामान लाए और 200 रुपए उसको खर्च कर दिए, तो टोटल सामान कितना का हो गया 1400 का। अब उसको तुम लोग 1300 में बेचोगे तो तुम लोग को घाटा हुआ कि फायदा हुआ, घाटा होगा, क्योंकि तुम लोग खर्च तो उसमें 1400 किए हो ना, लेकिन मिल तुम लोग कितना रहा 1300, तो लागत मूल्य से निकालेंगे कि कितना लग गया तुम लोग का, लागत मूल्य मतलब कि कितना लग गया पैसा, तो कितना लग गया 1400, और तुम लोग इसको 1680 में बेच दिया, तो फायदा तो हुआ, 1400 में खरीदे, 1400 उसमें पैसा लगाए हैं और 1680 रुपए में बेच दिए, तो कितना का फायदा हुआ, तो 1680 में 1400 का फायदा बराबर 280 का फायदा, 280 रुपए का लाभ। अब इसमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कितना भी लगा निकालोगे, लाभ प्रतिशत निकालोगे, तो लाभ जो है ऊपर में रहेगा 280 बटे, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य रहता है, बोला हूं ना 280 बटे क्रय मूल्य, लेकिन यहां क्रय मूल्य नहीं, उसका एक्चुअल में कितना लगा पैसा वो आएगा लागत मूल्य गुणित 100, 280 भागित 1400 गुणित 100, 0 0 0 0 कटा, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 शून्य शून्य, कितना आया 20%, तो उत्तर क्या आएगा 20% लाभ हुआ था, लाभ हुआ था देखे थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 55, क्या बोल रहा है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है, ठीक है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप सेम है ना, तो वर्ग का भुजा मान के चलो 4 गुणित भुजा है, वर्ग का भुजा भुजा है, तो 4 गुणित भुजा वर्ग का परिमाप रहता है, दोनों बराबर है बोल रहा है। अब देखो दोनों बराबर है बोल दिए, दोनों के हिसाब से हम लोग लिख दिए, इसमें वर्ग की भुजा का माप 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई याद करो, तब रख दो इसमें जगह में 2 गुणित लंबाई क्या है 18, चौड़ाई नहीं पता उसको हटा दो, बराबर 4 गुणित भुजा, भुजा कितना है 16, तो 16 चौक 48, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, सॉरी 64। अब देखो ये 2 गुणा में है और ये तो कोष्टक में है, कोष्टक तो एक साथ हासिल होता है, तो इसको अलग रखो, ये गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो वैसे तो 4 गुणित 16 ही रहने दो इसको, तो फिर 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, अब इसके बाद गुणा कर दो 2 16 32, 18 धन चौड़ाई बराबर 32 आ गया, तो चौड़ाई इधर धन में है, बराबर किस साइड आ जाएगा, क्या में आ जाएगा ऋण में, 32 में 18 घटाओगे 12 में 8 4, ये 2 हो जाएगा, 2 में 1 कितना हो जाएगा 1, 14, चौड़ाई कितना आया 14, तो कितना आया चौड़ाई 14 मीटर। अब इसी में बोल देता क्षेत्रफल निकाल लो आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लेते उसी फॉर्मूला से, लंबाई गुणित चौड़ाई फॉर्मूला से, क्योंकि चौड़ाई निकल गया है। जब भी बोला हूं 56, 8 मीटर लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है, मोटी दीवार कितना दिया है, ऊंचाई और चौड़ाई 22.5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि क्या है 3 डायमेंशनल वो है, 3D वो है, 3 डायमेंशनल तुम्हारा क्या है
3 डायमेंशनल फिगर है, तो जब भी ये करेंगे तो वॉल्यूम बराबर रहेगा। तो जब भी ऐसा दिया है और नीचे में दे दिया है जबकि एक ईंटे का माप इतना 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 है, तो क्या करना है, दीवार को इसके टुकड़े में बांटना है। तो किसको बांटते हैं टुकड़े में, आयतन को टुकड़े में बांटते हैं। तो आयतन में लिख दो, ये सभी सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर बोल दो। 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर। और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर और गुणित 22.5 वो तो सेंटीमीटर में ही है। ये हो गया उसका आयतन, ठीक है, ये हो गया उसका आयतन। और कभी भी कहते हैं 3 डायमेंशन में आयतन जो है बराबर रहता है। ये तो दीवार का आयतन हो गया। अब मान के चलो n ईटा का आयतन, n ईटा मिला के बनाना है ना दीवार, तो n ईटा का आयतन कितना हो जाएगा, एक ईटा का आयतन ये है, तो n ईटा का आयतन 25 गुणित 11.25 गुणित 6, सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसको हल कर दो। अब n इधर गुणा में है, दोनों का आयतन बराबर होगा, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो n इधर गुणा में है तो ये जो है इधर का क्या हो जाएगा, भाग में। 600 गुणित 22.5 डिवाइड बाई 25 गुणित 11.25 गुणित 6, ये भाग में आ गया। क्या किए, उसके आयतन को पहले आयतन निकाले और दोनों का आयतन निकाले, पहले दीवार का आयतन निकाले फिर ईंट का आयतन निकाले, फिर ईंट का आयतन के हिस्से में टुकड़ा कर दिए। अब इसको गुणा नहीं किए हैं, ये तो गुणा करते तो अलग अलग आता। जैसे कि ये आया 100 और एक है 10, 10 का कितना हिस्सा बना सकते हैं, तो 100 को 10 से हिस्सा तोड़ोगे ना, तो तोड़ना मतलब कि भाग देना। अब देखो इसको हल करो। अब इसको कैसे हल करोगे, 5 से तो भाग जा रहा है, दिख रहा है, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 6 31, 5 शून्य 0, फिर 5 से जा रहा है, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, ये आ गया 32, पहला वाला आ गया 32। अब 11.25 अच्छा है 100, वैसे तो 25 से भाग देने जानते तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन 5 से जानते ही हो, 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, ये पूरा भाग जल गया। अब दशमलव वाला संख्या आ गया, दशमलव के उस पार उतरेगा तो 1 तो बचा और 12 हो गया। दशमलव के उस पार वाला संख्या उतरेगा, दशमलव को लगा दो, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25, ये 5 से कट गया, इसको भी कटा दो 5 से। पांच एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 120 आ गया। फिर ये 5 से कटेगा, तो कैसे कटेगा, अब इसको कटा दो, दोनों देखो 5 से कट रहा है, दोनों एक जैसे ही है, तो अब इसको हटा दो। अभी फिलहाल इसको ऐसे हल करते हैं, 120 गुणित 22.5 है, ये हो गया, ये तो है ही। अब उसके बाद 22.5, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5, दशमलव के बाद एक संख्या मतलब भागित 10 कर सकते हैं इसको, 22.5 को। और भागित क्या है, 6 को तो कटा दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 शून्य 0, तो ये क्या गया 20, 6 से कटा दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 शून्य 0, 120 को कटा दिया, तो 120 को कटा दिया तो 20 आ गया। अब 6 हट गया, भागित क्या है 2.25, तो उसको क्या लिख दो 225, दशमलव के बाद कितना संख्या 1 2, तो कितना संख्या वाले से भाग दे दो 100 से, तो क्या आया इसका उत्तर 20 गुणित 225 भागित 10, दोनों के में है, दोनों के में लिख दो, गुणित ये भाग है उसको गुणा बदलोगे और नीचे का ऊपर में और ऊपर का नीचे में, 225, ये 225 ये 225 कट गया और ये शून्य शून्य कटा, 10 में 20 गुणा करो कितना आएगा 200, तो कितना आया उत्तर 200। कुछ गड़बड़ किया फिर से, 25 गुणित 11.25 गुणित 6, ठीक है, 800 गुणित 600 गुणित 22.5। देखो ये सेंटीमीटर में दे दिया है, तो हो सके तो ये मीटर में होगा, तभी दिक्कत दिया, लेकिन वो सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। बाकी तो मैं हल सही किया हूं, फिर भी देखना एक बार कहीं पास गलती किया हूं तो हल करने में। बत्तीस आएगा ना, अच्छा हाँ, ये 32 को तो भूल ही गए हैं। यहां से देखो इस चीज को किए हैं ना, ये 20 को किए हैं, ये को किए हैं, लेकिन ये 32 कहाँ गया है, 32 को तो भूल ही गए हैं।
तो इसे काची पिची करने से गड़बड़ होता है, तो 32 को भी अभी गुणा करना है। तो 32 जो है गुणा करना बाकी है। तो 32 200 में 32 गुणा करोगे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6400। कितना आएगा, 6400। तो देखो ऐसे कचपच कच करके नहीं करना है तुम लोग को वहां, इसीलिए बोलता हूं काटना पीटना बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी और कचपिच नहीं करना है, ये गलती करते हैं बहुत लोग। तो गलत निकालते हैं, फिर ऐसे देखते रहोगे कहां पास गड़बड़ किया, कहां पास गड़बड़ किया, उसमें टाइम खोजने में ही लग जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है। अब देखो 640 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसमें सभी तो अभाज्य भाज्य संख्या ही है, तो अब इसको पूरा निकालना पड़ेगा हम लोग को। और 57 भी बचा है। हमने अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2 घंटा 45 मिनट पर अपराह्न पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी, अब कितना बजे पहुंचा, 2 घंटा 45 मिनट में, 2:45 में। और चला कितना है, अपराह्न, अपराह्न मतलब कि दोपहर, तो 12 बजे के बाद 2 घंटा और, तो 14:45। अपराह्न मतलब 14:45। सीधा जोड़ दो, आगे बढ़े हैं ना, तो आगे के लिए तो वो कर गए। ऐसे 4.5 घंटा पीछे ले जाओ, 4.5 घंटा पहले यात्रा करना शुरू किया है, 4.5 घंटा मतलब 4 घंटा और 30 मिनट। अब इसको घटा दो, 5 में 0 घटाओ 5, 4 में 3 घटाओ 1, 14 में 4 घटाओ 10। कितना बजे शुरू किया था, 10:15 पूर्वाह्न पे। या फिर पीछे चलते जाओ, पहले 30 मिनट पीछे गए, आधा घंटा पीछे गए, मतलब कि 2:45 से कितना मिनट होगा, 2:15। अब उससे 4 घंटा और पीछे चल दो, 1 घंटा फिर पीछे जाओगे तो 1:15, फिर 1 घंटा पीछे जाओगे तो 12:15, फिर 1 घंटा पीछे जाओगे तो 11:15, फिर 1 घंटा पीछे जाओगे तो 10:15। तो ऐसे करके पीछे भी जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसे हल करना है, वो तरीका भी सही है। अब देखो क्या बोला है अगला, 640 का अभाज्य गुणनखंड। अब तुम लोग को पेपर में ऐसे ही करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको भाग देते जाना है, 5 से पहले भाग दो, 5 एकम 5, 1, 640 शून्य है ना सबके इकाई अंक, तो 5 से भाग जा सकता है, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। अब ये आगे 5 से एक बार भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पास 8 आ गया, तो 5 से तो भाग नहीं जाएगा। तो जिसमें 5 2 बार है उसको हटा दो, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, ये हट गया उत्तर में। 5 गुणित 5 2 बार कहां से आएगा, तो ये तो हट गया। अब इसको हल करो, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 से तो भाग देगा दिख रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया, 1 बार 5। सबसे ज्यादा बार किसमें दिख रहा है, इसमें, तो इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2, 1 बार 5, यही उत्तर आ गया तुम्हारा। तो ऐसे करना है तुमको हल, किसमें, पेपर में। फिर ऐसे करके मिटा देना अगर मिटाने के लिए बोलेंगे तो, लेकिन ऐसे हल करना है। अब इसको टिक मार लिए, फिर उसमें टिक मारना। कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। राशि कितना है 1200 और होना कितना है 1800, तो ब्याज कितना मिला उसको, 1800 में 1200 घटा दो, 600 रुपया उसको ब्याज मिला, ब्याज 600 रुपया मिला। अब ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, यही है फॉर्मूला। तो साधारण ब्याज कितना दे दिया है 600, बराबर मूलधन कितना दे दिया है, आराम से हल्का पेन से लिखना ना, मूलधन कितना दे दिया है 1200, जो पहले था उसी को बोलते हैं मूलधन या फिर प्रिंसिपल। रेट कितना दे दिया है, रेट मतलब दर 5%। समय कितना दिया है, समय नहीं दिया है, समय नहीं दिया है तो उसको मान के चलेंगे टी, टी मतलब टाइम बटे 100। ये शून्य ये शून्य ये शून्य कट गया, ये 12 गुणित 5 जो है भाग में है, इधर जाके क्या में जाएगा, गुणा में है टी से, इधर जाके क्या में जाएगा, बराबर किस पार, भाग में। तो 600 भागित 12 गुणित 5, 12 पंचे 60 बराबर टी। 60 को भाग दो, शून्य शून्य कटा, ये शून्य 6 दहम 60, तो 10 टाइम बराबर कितना आया 10 साल, उत्तर आ गया। फिर इसको ऐसे मिटा दो खुचुक से, जैसे ही वहां करते हो, हल्का हल्का में लिखे रहना तो जल्दी से मिट जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
ये हो गया, मिट गया। अब देखो, जब भी ऐसा गुणा करना रहता है सिंपल गुणा कर दो। 140.75 को गुणा करोगे, एक से गुणा कर रहे हो मान के चलो, तो 140.75 आएगा। अब दशमलव के बाद देखो कितना संख्या है, 1 2 3 4, कुल मिला के 4 संख्या। तो 4 संख्या क्या कहते, दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, 1.475। जब भी गुणा करते हो दशमलव को हटा के देखो, दशमलव को हटा दोगे उसके बाद गुणा कर दो, फिर कितना क्या क्या दशमलव लगाना है उसको देख लो, कितना के बाद दशमलव के बाद कितना संख्या, 1 2 3 4, दोनों में मिला के 4 संख्या, तो 1.4075 सही उत्तर। और इसको फिर मिटा दो, उत्तर को मत मिटाना, इसको टिक मारे रहना, छोटा सा टिक मारना हल्का सा, ताकि आके चेक कर सको क्या गलती किया हूं। तो ऐसे करके तुम लोग को हल करना है प्रश्न पेपर में। ये तो हो गया तुम्हारा गणित का हल। अब आ जाते हैं इसी में रीजनिंग का हल। रीजनिंग का हल भी इसी में कर लेते हैं। पहला दिखा के आई टी, सब में दिखा है टी आई के, आई टी के, ये आई के सी दिख रहा है। सबसे पहले तो ये अलग हो गया, हुआ ना अलग, तो ये सबसे पहले अलग हो गया। अब देखो इनमें से कौन सा अलग दिख रहा है। सबसे पहले तो तुम लोग को रीजनिंग चित्र वाले को ही बनाना है, फिर हिंदी को बनाना है, फिर उसके बाद गणित में उतरना है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे करो, अभी जो कर रहा हूं मैं अलग तरीके से कर रहा हूं। अब देखो इसमें 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, इसको 90 कोण बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर या लंब, लेकिन इसमें 90 है, नहीं दिख रहा है, तो ये उत्तर हो गया। इसमें देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें सभी में तीर बाहर की ओर है, तीर बाहर की ओर है, तीर बाहर की ओर है, इसमें अंदर की ओर दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। सबसे पहले यही अलग हो गया। यहाँ अंदर में लाइन है, यहाँ सब में बाहर बाहर में लाइन है, तो ये अलग हो गया। ऐसे देखना है, सभी को देखना है, चारों को देखना है, ऑप्शन में चारों को देखना है कि चारों में क्या है। अब देखो इसमें क्या बन रहा है, दो त्रिभुज ये बन रहा है, और ये नहीं जुड़ा है, तारा नहीं बन रहा है, तो तारा बन रहा है तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखो ऊपर में दो त्रिभुज ये और ये तो सिमिलर दिख रहा है, लेकिन इसमें भी देख लो ऊपर में कहां बन रहा है, दो त्रिभुज, गलत। ऊपर में देखो ये बन रहा है, फिर उसके बाद ये लाइन है, लेकिन ये लाइन नहीं है, तो ये भी गलत। तो उत्तर क्या आया, बी। तो ऐसे चारों ऑप्शन को देखोगे, चारों ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। अब देखो इसमें क्या है, पहला सभी में तो 3 में वो है, एक छोड़ के एक छोड़ के है, लेकिन इसमें एक जो है 2 छोड़ के है, तो इसमें नहीं है 2 छोड़ के, तो ये गलत हो गया। इसमें देखो दिख नहीं रहा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इस पे कमेंट नहीं करूंगा। इसको देखो इसमें 3 दिख रहा है एक के गैप में, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो बी, पहला जगह पहला में है, दूसरा दूसरा जगह में है, तीसरा तीसरी जगह में, सेम दिख रहा है, तो बी उत्तर हो गया इसका। अब सातवां में आते हैं। ऊपर में तो गोला है, तो ऊपर में जिसका 2 गोला नहीं है उसको हटा दो, सभी हट गया लगभग लगभग। और नीचे में अब ऊपर में 2 गोला दिख गया, नीचे में 2 लाइन है, तो यही उत्तर होगा। सेम टू सेम दिख रहा है, ऐसे देखना है। देखने के बाद भी आखिरी में ये ऑप्शन चेक करना है कि ये क्यों सही है, ये एक्चुअल में सही है कि नहीं। अब इसमें देखो चारों दिशा में एरो है, तो जिसमें चारों दिशा में चित्र एरो नहीं है उसको काट दो। ए में तो है नहीं, बी में भी देखो ऊपर में नहीं है, सी में है, डी में भी नहीं है, काट दो। उत्तर क्या आ गया, सी। ऐसे करके आराम से करते जाना है। अब नौवा देखो, नौवा देखो इसमें क्या रहना चाहिए, 2 लाइन रहना चाहिए, और एक एरिया एक बस डार्क रहना चाहिए। 2 जगह डार्क है ना, 1 2 आमने सामने डार्क रहना चाहिए। तो ये कॉर्नर वाला डार्क नहीं रहेगा कि रहेगा, कॉर्नर में तो किसी में डार्क नहीं है यहाँ पास, तो यहाँ पास जो डार्क दिया है वो तो गलत हो गया, तो बी गलत हो गया। अब देखो यहाँ तो देखो अलग ही त्रिभुज दिया है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें तो बीच को कलर कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या आया, ए। अब देखो यहाँ पास डार्क रहेगा, यहाँ पास डार्क रहेगा, अब बीच खाली रहेगा, अब बीच का लाइन रहेगा, तो ये भी सही, यही सही है, दिख भी रहा है उसके हिसाब से। अब इसमें देखो चारों जो है एरो जो है बाहर बाहर की ओर है, तो जिसमें एरो अंदर की ओर है गलत, इसमें भी एरो एक तो अंदर की ओर है गलत, इसमें भी अंदर की ओर है एक गलत, तो क्या है, सभी में बाहर की ओर है, देखो यहाँ, तो ये सही। अब देखो 11वां नंबर, 11वां में चारों जगह कोंटा में स्क्वायर है, तो जिसमें यहाँ पास स्क्वायर नहीं रहेगा उसको काट दो। ए तो में तो है, चलो रखो। बी में गोला है, कट गया। सी में उल्टा जगह में है, कट गया। डी में है, देखो अब ये वर्ग जो है किस साइड रहना चाहिए, जो गोला गोला है वो 4 ठो रहना चाहिए, और नीचे साइड रहना चाहिए, तो नीचे साइड जिसमें नहीं है, इसमें तो नहीं है, ऊपर साइड है, तो ये कट गया। तो उत्तर क्या बचा, डी। ये तो हट गया ना, ये हट गया था, कट गया था।
उत्तर क्या आया डी। अब देखो इसके लिए यहां पास ऊपर में गिरा होना चाहिए, बिंदु बिंदु हो गया, ये हट गया। ऊपर का गोला जो है खाली होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं है, ये भी हट गया, सी भी हट गया, डी दिख रहा है उत्तर में। अब आ जाते हैं 13वां नंबर पे। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इधर की ओर एरो किया है, फिर वो नीचे आ गया, यहां से देखो ऐसे आ गया, मतलब कि किसके दिशा में गिर रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर इधर आ गया तो घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर अगले में किधर आएगा, इधर आएगा। तो ये एरो जो है इधर आएगा, जिसमें नहीं है एरो उधर काट दो। इसमें दोनों जगह एरो है, दोनों जगह में एरो है क्या, नहीं है। ऊपर में रहना चाहिए एरो, ये कट गया, लेकिन इसमें दोनों जगह में एरो है। देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, तो सी में मार्क है, आर में, इसमें दोनों जगह एरो है ना, इसमें खाली एक ही जगह तीर है, तो ये चीज को भी देखना है। तो ये उत्तर हो गया बी, सी क्यों नहीं है, इसके कारण। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखो पहले त्रिभुज जो है यहां पास है, अगले बार में यहां पास आ गया, और थोड़ा सा चेंज हो गया, डायरेक्शन जो है इधर हो गया, ये दिशा जो है बदल दिया। अब देखो ये जो है इधर आ गया, ऐसे आ गया, ये भी अपना दिशा 90 डिग्री चेंज किया ना। तो देखो कोई भी है थोड़ा सा अपना दिशा को चेंज करते जा रहा है, इधर बाहर की ओर मुंह किया, फिर ये इधर त्रिभुज जो है यहाँ, फिर अगले बार किधर की ओर मुंह करेगा, इधर की ओर मुंह करेगा त्रिभुज जो है। एक ही चीज को देखो, त्रिभुज जिसमें इधर की ओर मुंह नहीं है उसको हटा दो, और डी हट गया पहली बात तो। अब देखो त्रिभुज इधर की ओर मुंह करेगा, और देखो इसको देखो एरो को, ये फिर ये फिर ये, तो अगले में इधर ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जिसमें नहीं है उसको काट दो, ए में नहीं है काट दिया। अब देखो उसके बाद अगला को देखो, त्रिभुज के बाद गोला तो वैसी है, गोला पहले इस जगह में है, फिर इस जगह में आया, फिर इस जगह में आया, तो अगले बार इसमें आएगा यहां पास, इसमें जहां पास नहीं है काट दो, दोनों में है। अब देखो चतुर्भुज को, चतुर्भुज जो है ऐसे था, फिर खड़ी हो गया, फिर बेढ़ा हो गया, फिर खड़ी हो जाएगा यहां पास आके, तो खड़ी जिसमें नहीं है उसको काट दो, ये खड़ी नहीं है कट गया, बी। अब देखो गोला आया, फिर क्रॉस आया, फिर गोला आया, फिर अगले बार क्या आएगा, क्रॉस आएगा ना फिर से, तो गोला क्रॉस गोला फिर क्रॉस, तो गोला ये तो अलग हो गया, गोला क्रॉस गोला यहां ऊपर में दे दिया, ये गलत हो गया, नीचे में आ रहा है, नीचे में बढ़ते जा रहा है, तो गोला क्रॉस गोला नीचे में क्रॉस, गोला क्रॉस गोला नीचे में क्रॉस, ये भी गलत हो गया। इसमें ज्यादा एक और गोला बढ़ा दिया है, एक एक करके बढ़ रहा है ना, एक एक दो एक दो तीन, तो अगले में चार आना चाहिए, तो चार नहीं है, तो ये तो पहले ही कट गया, ये भी कट गया। अब इसमें देखो चार है, लेकिन सीक्वेंस ऐसे नीचे की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर थोड़ी जा रहा है। अब देखो इसमें गोला है, पहले ऊपर में, फिर अब नीचे में आ गया, फिर ऊपर में, फिर अब नीचे में आ जाएगा, तो जिसमें नीचे गोला नहीं है उसको काट दो, ये कट गया, नीचे गोला नहीं है ये कट गया, ये भी कट गया। अब देखो इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, तो ये भी नहीं हुआ। हर चीज को देखना है, दूसरा लॉजिक को भी देखना है, ऐसा नहीं कि एक लॉजिक को देख लिया फिर खत्म। अब 17 में देखो 3 3 6, यहां पहले था तो ये 3 6 6 सभी में आ गया, 3 में आ गया। अब यहां पास है तो देखो ऐसे करके अगल बगल में हुआ है, उसके अगल बगल में हुआ है, जहां था तो इसके अगल बगल में, यहां है तो इसको अगल बगल में होगा, तो अगल बगल में जिसमें नहीं हुआ है उसको काट दो, ए में नहीं हुआ है कट गया, सी में तो हुआ, डी में तो हुआ ही नहीं कट गया, 3 होना चाहिए, एक है तो 3, और अगल बगल वाला सिस्टम है तो ये भी कट गया, उत्तर क्या आया सी। इसको ध्यान देना है, अगल बगल यहां है तो इसके अगल बगल में हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, इसमें है तो इसके अगल बगल में खाली, ये ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है इस चीज को। 18 देखो 4 खंड में बढ़ गया, ये दो लाइन है तो 4 हिस्सा में बढ़ गया, ये कितना है, क्या क्या को मिला है, इसके कोंटे को इस कोंटे से, इस कोंटे को इस कोंटे से, जो कोंटा आपस में नहीं मिलता था उसको मिला है, तो यहां पास किससे मिलेगा, ये कोना इस कोना से मिलेगा, ये कोना इस कोने से, 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 ऐसे मिलेगा ना। जो जो नहीं मिल रहा है उसको मिला है, ये इसको क्या बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण जो दो कोना एक दूसरे से नहीं मिल रहा है उसको मिला है, ये दो कोना एक दूसरे से नहीं मिल रहा है इसको मिला है। तो यहां देखना है इसमें भी कौन कौन सा कोना नहीं मिल रहा है उसको मिला दो, ये कोना नहीं मिल रहा है, ये कोना नहीं मिल रहा है, ये कोना नहीं मिल रहा है, उसके बाद ये भी कोना नहीं मिल रहा है इसको भी मिला दिए, इसको नहीं मिल रहा है उसको भी मिला दिए, तो इसका क्या आ जाएगा स्टार पैटर्न। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, उत्तर क्या आया ए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। अब देखो 19 का, दो गोला है, ऊपर का गोला जो है ऊपर हो गया,
अब ये इधर है तो ऊपर का जो है ऊपर ही रहेगा, तो नीचे आ गया उसको तो हटा दो पहले तो। अब दो गोला ऊपर में है तो ऊपर में ही है, ऊपर में ही है, और ये ऊपर हो गया, दो गोला ऊपर में ही है, लेकिन ये गोला की जगह क्या आ गया, ये चौकोन की जगह गोला आ गया, तो ये गलत हो गया, तो सी उत्तर। 20वां, पहले जो सबसे नीचे में था वो सबसे बाहर आ गया। देखो पहले क्या था, गोला बाहर में था, अभी भी गोला बाहर में है, तो त्रिभुज बाहर में है तो अभी भी त्रिभुज बाहर में रहेगा। अब देखो जो ऊपर में है उसमें नीचे वाला घुस गया, ऊपर में है उसके नीचे वाला घुस गया, तो ऊपर में है उसमें नीचे वाला घुस जाएगा, गोला चौकोन में गोला घुस जाएगा, तो इसमें गोला में चौकोन घुस जाएगा, गलत। इसमें चौकोन को गायब कर दिया, इसमें भी गायब कर दिया, तो उत्तर क्या आ गया, बी। अब क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24। अब देखते हैं इसको। हाँ 21वां प्रश्न पे आ गए थे। अब इसमें दो अंदर की ओर स्पाइक है, अंदर की ओर त्रिभुज है, दो अंदर की ओर रहना चाहिए, तो इसमें तो नहीं है, बाहर की ओर है, गलत, नहीं उल्टा है, बाहर की ओर अंदर की ओर है लेकिन उल्टा है। ये भी नहीं दिख रहा है वैसा, डी भी नहीं दिख रहा है उत्तर, बी उत्तर। अब देखो इसमें एक त्रिभुज आना चाहिए अंदर में, इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखो ये दोनों त्रिभुज तो है लेकिन ये उल्टा डायरेक्शन में है, तो ये नहीं होगा। ज्यादा सुटेबल क्या है, ये त्रिभुज ही है, तो इसका दिशा को भी देखना है। उसके बाद तीनों त्रिभुज है तो तीनों की दिशा को। अब देखो इसमें सबसे पहले तो नीचे में एक अंदर गोले की तरफ जाना चाहिए, नीचे में एक अंदर गोले की तरह, तो नीचे में एक अंदर गोले की तरह किसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो बचा क्या, ये और ये। और नीचे में अंदर गोले की तरफ जाना चाहिए और सीधा जाना चाहिए उसके बाद ऐसे, तो ये खाली इसी में गया है, इसमें तो एक सीधा लाइन भी है, तो ये गलत हो गया। उत्तर क्या आया, डी। 24वां में आते हैं। 24वां में देखो 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पास कितना बनेगा लग रहा है, लगभग 3 और बनेगा लग रहा है, क्योंकि इसके लिए एक सीधा लाइन, इसके लिए एक सीधा लाइन, तो 3 बन जाएगा, तो 3 बनना चाहिए, तो पहले तो 2 है, इसको काट दो। अब डार्क होना चाहिए तीनों जो है, नीचे का हिस्सा, तो तीनों डार्क नहीं है, इसको काट दो, ये बी आगे उत्तर इसका। 24वां। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान दो, क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दो, यहां प्लस पास में है तो सबसे पहले प्लस ही बनेगा, यहां पास जो चित्र बनेगा प्लस का बनेगा, तो यहां तो गुणा मार रहा है तो यह हट गया, यहां प्लस मार रहा है, यहां प्लस मार रहा है, ये गुणा मार रहा है, ये हट गया, दोनों हट गया। अब देखो दूर में गुणा है तो दूर में गुणा ही बनेगा, गुणा मार रहा है, इसमें भी गुणा पर है, ऊपर में ऋण है तो ऊपर में ही ऋण बनेगा, यहां उल्टा कर दिया तो ये भी गलत हो गया, ऊपर नीचे तो नहीं होता मिरर में, तो सी उत्तर। अब देखो 26वां, देखो ऊपर का ऊपर में रहेगा, त्रिभुज से दूर में है ये वाला एरो, और ये वाला गोला पास में है तो गोला पास में ही रहेगा। पहले बात तो खुला वाला गोला पास में रहेगा, जिसमें नहीं है उसको काट दो, ये डी। अब देखिए ऊपर का है तो ऊपर में रहेगा, नीचे का है तो नीचे में, ऊपर में त्रिभुज है, नीचे में गोला है डार्क वाला, ये देखो त्रिभुज गोला, त्रिभुज, ये गलत, त्रिभुज गोला ऐसे रहना चाहिए, ऊपर में रहना चाहिए त्रिभुज को, ये गलत हो गया। तो बाकी बचा क्या, ए। अब इसको देख लो, त्रिभुज है त्रिभुज है, उतना ही दूरी में गोला है गोला है, त्रिभुज है त्रिभुज है, गोला है गोला है, ये देख क्या, अब ये सही हो गया, ऐसे में गलत नहीं जाओगे। अब सी का देखो, खुला वाला हिस्सा पास में है तो खुला वाला हिस्सा ही पास में रहेगा, तो इसमें बंद वाला हिस्सा पास में, ये वाला हिस्सा पास में दिख रहा है। देखो यहाँ पास अगर दर्पण है तो ये वाला हिस्सा पास में है, मतलब कि दर्पण के ज्यादा पास है, जबकि खुला वाला हिस्सा पास में है, तो खुला वाला जिसमें नहीं है उसको काट दो। ये देखो इसमें सी खुला वाला, ये सी खुला वाला, ये सी खुला वाला, उसके बाद क्या है, बराबर। अब ये देखो ये तिरछा है, तो लाइन जो है तिरछा और सीधा हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। इसमें लाइन ही को हटा दिया, लाइन कैसे हट जाएगा, ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या बचा, डी। इंक, इंक में के का कौन सा हिस्सा खुद पास में है, ये वाला हिस्सा पास में है, तो ये पहले रहेगा, तो इसमें तो आई पहले में है, इसको पहले कर दिया तो ये गलत हो गया। के का ये वाला हिस्सा पास में रहेगा, ये वाला इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तीनों हो गया। अब उसके बाद एन का कौन सा हिस्सा रहेगा, ये वाला हिस्सा पास में रहेगा, तो ये भी हो गया, नहीं ये गलत हो गया।
और इसमें तो NIK हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बी उत्तर आ गया। तो चारों ऑप्शन को देखना तो जरूर है कि गलत है तो क्यों गलत है। अब देखो दो यहां पास बिंदु है, यहां पास से पहले बंद हुआ था तो यहां पास दर्पण लगा दो, तो इसका इतना दूरी पे इतना इमेज बनेगा, उसी का इतना दूरी पे इतना इमेज बनेगा, तो क्या बन गया, 1 2 3 4, 4 बिंदु बन गया। ठीक है, अब ये 4 बिंदु इधर बना, इसी का रेप्लिकेट इधर बनेगा, तो ये 2 बिंदु है तो ये तो हट गया। अब इसी का दर्पण अब यहां से बंद हुआ था तो यहां से खुलेगा, तो इसी का इसका चित्र इतना दूरी पे यहां पर बनेगा, इसका चित्र इतना दूरी पे यहां पर बनेगा, ऐसे करके ये बनेगा। 4 ये बन गया। अब इसी का चित्र बनेगा फिर से, अब यहां से खुलेगा तो यहां से चित्र बनेगा, तो इसका इतना ही दूरी पे यहां पास बनेगा चित्र, इसका इतना ही दूरी पे यहां पास, ऐसे करके इधर बनेगा, वैसे ही इधर करके इधर बनेगा। तो कौन सा दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है, डी में 2 है, उत्तर क्या आ गया, बी। अब देखो सबसे पहले यहां पास कौन सा बंद हुआ है, ये, तो यही खुलेगा। अब देखो ये त्रिभुज है, तो इसके इतना ही दूरी पर त्रिभुज बनेगा, इसके यहां पास ये है तो इतना ही दूरी पर त्रिभुज ये बन गया, और इतना ही दूरी पे गोला यहां पास खुल गया। यहां पास दर्पण रख रहे हैं ना, तो जितना दूरी पे ये है उतना दूरी पे ये है, देखो ध्यान से, जितना दूरी पे ये गोला है उतना दूरी पे ये भी गोला है, दर्पण बनेगा। तो अब इसी को अलग से बनाओ, अब इसका कहां से खुलेगा, यहां से खुलेगा, तो यहां पास दर्पण बना दो, तो इसका चित्र कहां पास बनेगा, ये देखो ये है, इसका इतना ही दूरी पे बनेगा, तो ऐसे करके ये बन गया, और इसका गोला कहां पास बन गया, ये जितना दूरी पे ये उतना दूरी पे ये, वैसे ही करके इधर भी बन जाएगा गोला। अब देखो ऐसा कौन सा है, इसमें तो बीच में सर्कल दे दिया है, ये गलत, ये अलग टाइप से दे दिया, ये गलत, बीच में त्रिभुज रहना चाहिए, ये भी गलत, उत्तर क्या गया, सी। अब देखो इसमें है पहले ये खुलेगा तो यहां पास दर्पण बनेगा, तो इसका चित्र कहां पास बनेगा, यहां पास, इसका चित्र कहां पास बनेगा, यहां पास, त्रिभुज है, इसका यहां, तो ये यहां, वैसे सिमिलरली ये ऐसे करके बनते जाएगा। तो पहले तो साइड में ऐसे 4 भुजा बनेगा, फिर उसके बाद ये खुलेगा कहां पास, इधर खुलेगा, तो इधर खुलेगा तो यहां पास से बनेगा, ये 4 भुजा बनेगा, ये 4 भुजा बनेगा, फिर नीचे खुलेगा तो ऐसे ऐसे बनेगा, तो ऐसे जिसमें नहीं है उसको काट दो। तो कौन से में दिख रहा है ऐसे बनते हुए, ये वाले में दिख रहा है, तो एक बचा बाकी कट गया। हाँ, अब देखो यहां पास है, सबसे पहले जो है यहां पास से बंद हुआ, तो यहां पास एक दर्पण बना दो, तो यहां पास एक दर्पण बना, मान के चलो ये त्रिभुज खुला, यहां पास दर्पण है, तो इसका चित्र यहां पास दर्पण है, तो उसका चित्र यहां पास बनेगा, जितना दूरी पे ये उतना दूरी पे ये, वैसे ही इधर ये बनेगा, फिर ये बन गया। अब यहां पास से किधर खुलेगा, ये वाला एरिया खुलेगा, तो यहां पास दर्पण रख दो, तो इसका इतना दूरी पे ये है तो इतना ही दूरी पे ऐसे बनेगा सीधा, तो ये बन गया। और इसको देखो, इसका कहां पास है, ये जो यहां से इतना दूरी पे है, तो यहां पास इतना ही दूरी पे ऐसे बनेगा, तो यहां पास कुछ बनेगा, तो 4 जगह बन गया। 4 जगह किसमें बन रहा है, देखो ऊपर में खाली डी में बन रहा है, इसमें तो बीच में ही बन रहा है, ये गलत बन रहा है, ये बीच में बन जा रहा है, वो गलत जा रहा है, ये भी गलत जा रहा है, तो उत्तर क्या आएगा, डी। आराम से बना के देखना है वहां ओ में। देखो एक चतुर्भुज रहना चाहिए, एक छोटा एक त्रिभुज रहना चाहिए, बहुत छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा ही रहना चाहिए, बीच में क्या रहना चाहिए, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसमें तो दिख नहीं रहा है, 2 त्रिभुज हो गया, गलत हो गया। बीच में ये वाला हिस्सा होना चाहिए, इसमें 2 चतुर्भुज हो गए, ये भी गलत हो गया। ये देखो ये सही दिख रहा है, इसमें छोटा हो गया त्रिभुज जो है, ऐसा हिस्सा कहां दिख रहा है, तो गलत हो गया वो। अब देखो इसमें 3 त्रिभुज और 1 चतुर्भुज होना चाहिए, 3 त्रिभुज 1 चतुर्भुज है इसमें, मान के चलते हैं ये है 3 त्रिभुज 1 चतुर्भुज, इसमें भी दिख रहा है 3 त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज हो गए, तो गलत हो गया, ये भी 4 त्रिभुज हो गए, ये भी गलत हो गया। लेकिन इसमें देखो 3 त्रिभुज दिख रहा है, 4 1 चतुर्भुज, लेकिन ये त्रिभुज जो है लगभग एक ही समान दिख रहा है, लेकिन ये दोनों दिख रहा है क्या एक समान, इसी की जैसे नहीं दिख रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर क्या है, बी। अब 35वां में देखो 2 चतुर्भुज रहना चाहिए, 1 त्रिभुज, 2 चतुर्भुज छोटा छोटा, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज,
दो त्रिभुज दो चतुर्भुज है, दो चतुर्भुज दो त्रिभुज है। इसमें दो चतुर्भुज कहाँ दिख रहा है, ये कट गया। दो चतुर्भुज बराबर बराबर रहना चाहिए, ये भी कट गया। अब इन दोनों में से देखो कौन ज्यादा सुटेबल रखा है, बी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज छोटा छोटा है, ये भी छोटा छोटा है। चतुर्भुज दोनों छोटा छोटा है, ये भी छोटा छोटा है, बराबर भी है। ये दोनों बराबर है लेकिन वर्ग टाइप का दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें तीन लंबा लंबा चतुर्भुज रहना चाहिए, चार चतुर्भुज रहना चाहिए, और चौथा जो है एक बटा रहना चाहिए। तो ये तो सबसे सटीक, इसमें दो चतुर्भुज जो है बटा बटा है। इसमें तो चार चतुर्भुज नहीं है, ये कट गया। इसमें दो त्रिभुज आ गए, ये कट गया। अब इसमें देखो ये दो चतुर्भुज तो है लेकिन ये दो एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी कट गया। इन दोनों में सुटेबल ज्यादा क्या है, ये दोनों का सेम शेप है, दोनों में से बन सकता है ये, लेकिन ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया, एक इसको मान लो तो एक एक्स्ट्रा है। अब आते हैं 37वां नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 37, ऐसा इमेज खोजना है, अंदर की ओर रहना चाहिए, अंदर की ओर थी तो बाहर की ओर है, पहले तो ये कट गया। एन बने उल्टा, एन बने उल्टा और अंदर की ओर, इसमें दिख रहा है लगभग एन बने उल्टा और अंदर की ओर। ये तो अंदर है, ये अंदर कहाँ है, नहीं है। एन बने उल्टा, उल्टा रहना चाहिए, लेकिन ये अंदर ऐसे झुका होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो उत्तर क्या आ गया, बी। एक त्रिभुज टाइप का, उसमें बीच में कोण, त्रिभुज बीच में कोण नहीं है, त्रिभुज बीच में कोण नहीं है, त्रिभुज त्रिभुज बीच में कोण दिख रहा है थोड़ा बहुत, त्रिभुज बीच में कोण दिख रहा है, इसमें भी त्रिभुज बीच में कोण नहीं दिख रहा है, त्रिभुज बीच में कोण नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, छोटा सा ऐसे दिया है उल्टा, तो ये भी गलत। उत्तर क्या आएगा, सबसे सटीक सी। अब देखो इसमें ऐसे खोजना है पहले तो, फिर इसके बाद इसमें लाइन खोजना है। इसमें ऐसे तो है लेकिन लाइन कहाँ है, नहीं है, ये गलत। इसमें तो ऐसा वाला है ही नहीं, लाइन तो है लेकिन वो नहीं है, सीधा लाइन। अब इसमें देखो ऐसा तो है लेकिन बीच में लाइन कहाँ है, नहीं है, ये भी गलत। तो उत्तर क्या बचा, डी। देखो इसमें ऐसा लाइन भी है और सीधा भी है। अब इसमें एक तिरछा लाइन है और त्रिभुज रहना चाहिए उसी लाइन पे, एक 90 डिग्री का से त्रिभुज, तिरछा है उसी 90 डिग्री है, तिरछा है लेकिन उसी के इस दिशा में रहना चाहिए त्रिभुज जो है, और वो भी इस कॉर्नर से ऐसे थोड़ा सा लंबा तक, ठीक है। तो ये गलत हो गया, मान के चलो इसको है, मान के चलते हैं। अभी ये त्रिभुज तो है ना, इतना तक है तो है, मान के चलते हैं। इसमें एक सीधा लाइन रहना चाहिए, इसमें त्रिभुज बनना चाहिए, नहीं बन रहा है। इसमें भी इस साइड में भी नहीं बन रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। इसमें है त्रिभुज बनना चाहिए, कहाँ बन रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, कहीं पास बन रहा है त्रिभुज, यहाँ पास बन रहा है बोलेगे, लेकिन ये तो अलग टाइप से बन रहा है, तो ये भी नहीं है। और डी में त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, तो सबसे सटीक कौन सा बचा, ए। सबसे सटीक इसका ए ज्यादा सुटेबल है। सी भी लग रहा है लेकिन सी से ज्यादा ए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो देखना है कि कौन सा ज्यादा उससे सुटेबल है, तो ए है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जब 40वां हो गया, अब आते हैं हमारे हिंदी वाले पे। प्रश्न है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए खाली स्थान करना महत्वपूर्ण है। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नव युवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बाहर बहुत से देशों को भ्रमण कर चुका है। प्राचीन भारत में हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के भिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थल में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहता है तो उसके लिए खाली स्थान करना महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या के बारे में जोर दिया गया है, पर्यटन अध्ययन के बारे में जोर दिया गया है क्या, नहीं। कार्य के बारे में जोर दिया गया है क्या, नहीं। पर्यटन के बारे में जरूर दिया है, इसमें पर्यटन के बारे में बात किया गया है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का शरणार्थी है। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों होते हैं। मनोरंजक मतलब कि जो आनंद देता है, मन को अच्छा लगता है, तो मन भावन, मनोरंजक मन को अच्छा लगना मतलब मन को भाता है, वही तो रहेगा ना उसका शरणार्थी, मतलब उसके जैसा अर्थ वाला। 63 स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता है। खाली स्थान स्थान कहां पास पड़े थे, तीर्थ स्थानों में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहित करता है। क्या को पवित्र माना जाता है, कहां की यात्रा को, प्रशिक्षण यात्रा को। यहां के बारे में बात किया है इसमें, तीर्थ यात्रा को पवित्र कार्य बना दिया गया है कि वे भारत के विभिन्न भागों में
तीर्थ स्थानों में गए, पवित्र कार्य किसको बनाया गया है? तीर्थ स्थानों में घूमना को। तो उत्तर आएगा बी, तीर्थ स्थान। लोग यदि अधिक खाली स्थान करें तो उन्हें दूसरे के साथ एकता का अनुभव होता है। इसे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन करते हैं। कब करते हैं? जब वो पर्यटन करते हैं, तीर्थ स्थान में घूमते हैं। तो घूमना मतलब कि पर्यटन करना। तो इसका उत्तर आएगा ए। ऋषि वह व्यक्ति होता है जो खाली स्थान होता है। ऋषि किसको बोलते हैं हम लोग? ऋषि विद्वान को बोलते हैं, स्वतंत्र को बोलते हैं, चतुर को बोलते हैं, धूर्त को बोलते हैं। चतुर को तो नहीं बोलते, चालाक रहता है उसको। जैसे कि कोई तुम्हारे घर में या फिर स्कूल में होशियार होगा, उसको ऋषि बोलेंगे क्या? नहीं बोलते। धूर्त, धूर्त मतलब कि चतुर का उल्टा होता है। धूर्त मतलब कि कहने को कनिंग, इंग्लिश में बोलते हैं कनिंग इसको, और हिंदी में धूर्त को और क्या बोलेंगे? जैसे कि तुम लोग सीरियल वीरियल देखते हो, उसमें कोई जो है षड्यंत्र रचते रहता है ना, कोई चालाकी करते रहता है, किसी के खिलाफ साजिश रचते रहता है और चालाकी से रचता है, उसको बोलते हैं धूर्त। स्वतंत्र मतलब आजाद। तो इसको ऋषि वह व्यक्ति होता है जो विद्वान होता है। विद्वान मतलब कि जो बहुत ज्ञानी होता है, उसको बोलते हैं विद्वान। ज्ञानी शांत रहता है जो, उसी को बोलते हैं विद्वान। तो ऋषि वह व्यक्ति होता है जो विद्वान होता है। अब अगला प्रश्न आते हैं 66वां पे। अग्नि समनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? वे बहादुर होते हैं, वे प्राय अपने जीवन के खतरे में डालते हैं, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिलता है। प्रति वर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग का दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की ओर और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। तो क्या सत्य नहीं है? वे अपने जीवन खतरे में डालते हैं, डालते हैं ना। जान हथेली पे रखते हैं मतलब कि खतरे में डालते हैं, और वो बहादुर भी होते हैं, तब तो जान हथेली भी खतरे में रखते हैं ना। जब भी काम पर हो, अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। जान हथेली पर लेकर चलते हैं तो संकट कैसे नहीं आने देते? आने देते हैं। तो यही गलत है, यही इनके बारे में सत्य नहीं है। तो सी उत्तर हो गया तुम्हारा मेन उत्तर। असत्य, सत्य नहीं है पूछा है ना, तो सी उत्तर हो जाएगा। ये तो करते हैं, और उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। मिलता है कि नहीं मिलता, देखते हैं। अब शिक्षा मिले रहेगा तब तो उन लोग बचा पाएंगे ना, तो प्रशिक्षित तो रहते ही हैं। अपने जीवन पर कभी कोई संकट आने नहीं देते, यही गलत है, क्योंकि जान हथेली पर रखते हैं तो अपने जीवन पर संकट तो आने देते हैं ना। किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है। कब करना पड़ता है? कुछ ही मिनटों में तैयार होना पड़ता है। कितना में? मिनटों में। तो ये आंसर आ गया ए, 67 का ए। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है, जान हथेली पर लेकर मतलब कि वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं? नहीं, ये मतलब नहीं है। वे आग बुझाते हैं? नहीं, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं। इसी को बोला हूं, ये यहां पर उल्टा दे दिया है। वे अपना जीवन कभी संकट में नहीं डालते हैं, जबकि उसका मतलब क्या होता है? जान हथेली पे रखना। वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, ये है उसका उत्तर। अपने हाथों से चलाने से असर है। अपने हाथों से चलाना मतलब कि अपने हाथों से काम करना। देखो यहां पर कहीं लिखा आया होगा, हाथों से पंप चलाते हैं। अपने हाथों से पंप चलाते हैं ना, तो अपने हाथों से चलाते हैं। क्या चलाते हैं? मतलब कि अपने हाथों से काम करते हैं। मशीन का उपयोग थोड़ी ना करेंगे, अपने शरीर का उपयोग करना, ऐसा थोड़ी ना है। अपने हाथों से काम करना होता है इसका मतलब। अब 69 का देख लेते हैं क्या है। 69 का है बी। देखो बी है आंसर। 70 घटित होना का अर्थ है, वही है घटित होना मतलब कि कोई चीज आता है या फिर आज होना, कोई घटना होता है तो होना होगा, इसका मतलब घटित होना का मतलब होना। बी क्या है? 70 का बी। देखो सिंपल मतलब है इसका।
बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं है, कई चीज जो सिंपल दिया रहता है लेकिन मतलब हम लोग ज्यादा निकालने के चक्कर में गलत निकाल लेते हैं। हेमा अपने पर बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने छतरी कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह भिन्न थी, खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। क्यों थी? तारे देखना पसंद करती थी इसलिए थी क्या? थक गई थी? नहीं। सोच रही थी क्या कि क्या पहना जाए? आलसी लड़की थी क्या? नहीं पता। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे बहुत तंग थे, छोटे या छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उन में से एक भी नहीं पहन सकती। क्या था उसका? तारे देखना पसंद करती, थक गई थी, सोच रही थी कि क्या पहना जाए। वो क्या कर रही थी? सोच रही थी कि क्या पहना जाए। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ये पहन पहन के देख रही थी ना, तो पहना जाए वही तो सोच रही होगी ना। अब आगे आते हैं अगला। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकती क्योंकि यहां देखो तंग थे और छोटे थे लिखा है, मतलब कि फिट नहीं आते रहे। वे फैशन के अनुसार नहीं थे, वे बहुत रंगीन थे, उसे पता नहीं था कि क्या पहना जाए, कपड़े उसे फिट नहीं बैठे। क्या आएगा 72 का उत्तर? डी। तंग या छोटे, मतलब कि तंग का मतलब भी रहता है एकदम कड़ा, कसा हुआ। तंग मतलब एकदम कसा हुआ, जो एकदम चिपका रहता है, मतलब कि अच्छे से घुसते नहीं रहता। कहीं छोटा हो जाता है कपड़ा तो नहीं जाते रहता। संग्रह का समानार्थक शब्द है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, तो संग्रह का समानार्थक शब्द क्या है? इकट्ठा करना। हेमा है, हेमा हेमा है, हेमा है, हेमा है। उसने कहा मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु जब मैं अपने सारे कपड़े दान कर दूं, जब मैं अपने सारे कपड़े दान कर दूं। उसने कहा मैं मुझे न माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान दे दूं। बताओ, अगर कोई दान दे रहा है अपने कपड़े को, मुझे नए कपड़े चाहिए बोल रहा है, यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखो। उसने कहा माँ, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। कब मांग रही है? जब नया कपड़ा, जब अपने सारे पुराने कपड़े दान दे दूं। तो वो क्या है? दानी है ना, लालची तो है नहीं, स्वार्थी भी है नहीं, कृपण भूल जाओ, दानी तो है। 74 का बी। दान करना का विपरीतार्थक क्या है? दान करना मतलब कि देना, तो उसका उल्टा क्या होगा? लेना होगा ना। तो दान का उत्तर मतलब है देना, तो उसका मतलब उल्टा होगा लेना। सौंपना मतलब तो किसी को दे रहे हैं, सौंपना मतलब किसी को सौंप रहे हैं, तो उसको दे ही रहे हैं। बांटना मतलब कि बांट दे रहे हैं। खर्च करना मतलब कि खर्च करना हो, तो सिंपल समझते हो। अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें खाली स्थान के लाभ को बताना है। चुस्त, अब देखो पहले तो पढ़ते हैं, ये तो हम लोग को पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय हो रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जड़ी जुड़ी समस्याएं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना, इसका मतलब तो पूरा 76 का तो अनुच्छेद का बोल रहे ना, तो पूरा पढ़ के ही समझ में आएगा, जिसको छोड़ दिया रहा अभी पहला। जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये देखो, जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, इससे पेट्रोल तथा डीजल के बिना चलाया जा सकता है, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होती, इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। कौन सा सही नहीं है पूछा ना, तो देखते हैं क्या नहीं है। साइकिल चलाना स्वस्थ, नींद आघात वाला व्यायाम है, ठीक है, जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक, मतलब कि सभी सभी और वायु वर्ग कर सकते हैं, तो सही है। तो ये हो गया, तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। वातावरण प्रदूषित नहीं होता, क्योंकि पर्यावरण का अच्छा मतलब कि वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब क्या? प्रदूषित नहीं होता, पर्यावरण के लिए अच्छा है मतलब। अब देखो, काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करके समय की सर्वाधिक बचत करने वाला है उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधि से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल, ठीक है।
इससे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है, ये तो है सही। इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, ये भी सही है। 70 का उत्तर क्या होगा? अच्छा, अब देखो यहां पास क्या बोला है। जब लेखक ने यह कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो पर्यावरण की दृष्टि से देखो तो इसकी सवारी सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं। ये पर्यावरण के हिसाब से क्या फायदा है इसमें? ये तो खुद का फायदा है, तो इसमें पर्यावरण के हिसाब से कोई फायदा नहीं, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? डी। ये सही तो है लेकिन पर्यावरण के हिसाब से सही नहीं है। पर्यावरण के हिसाब से, पर्यावरण से हमको क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी साइकिल चलाने से उसको क्या फर्क पड़ेगा? पर्यावरण तो साफ तब रहेगा क्योंकि वो अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती उसमें से, पेट्रोल और डीजल के बिना चला जा सकता है, वातावरण प्रदूषित नहीं होता। ये है। निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या है? निष्क्रिय मतलब कि जो आलसी है, जो बेकार है, उसको बोलेंगे। मतलब कि आलसी बोलेंगे, बेकार नहीं बोलेंगे, आलसी जो एकदम सुस्त आलसी पड़ा रहता है ना, उसको बोलेंगे। तो निष्क्रिय का उल्टा क्या है? सक्रिय। न्यून आघात वाला व्यायाम वह है। न्यून आघात वाला व्यायाम क्या है? न्यून आघात वाला व्यायाम है जिसका आनंद छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ तक सभी। न्यून आघात, न्यून का मतलब होता है कम, ठीक है। जो कार्य कुशल ना हो, जो उबाऊ ना हो, ये तो हो नहीं सकता। जिसका आनंद छोटे 1979, जो थकाए नहीं। न्यून आघात, आघात मतलब कि घात करना, किसी का हमला करते हैं ना तो घात के रखे, एकदम घात दे के रखे रखे कथे नहीं, या बाघ मन बगवा घात दे के रखे कथे। जब शेर में जंगल में जिया था ऐसे कहते, तो घात लगा के बैठे रहते शेर वेर भालू मनवन। तो अघात मतलब कि जो थकाए नहीं, और घात मतलब जो थका हुआ है। तो न्यून अघात, कम अघात, कम थकाए वो वाला व्यायाम, क्योंकि कम थकते हैं उसमें। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर। किसमें छोड़कर? काम को आनंद से जोड़ना। अब इसका उत्तर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। काम को आनंद से जोड़ना, ये कहां पास लिखा है? कहीं पास नहीं लिखा है। वसा कम करने के लिए तो होता है गंभीर दुर्घटना से बचाव, और साइकिल चलाएंगे तो गंभीर दुर्घटना होने की संभावना ही नहीं है। स्वस्थ रहना, ये भी है। इसको पढ़ोगे तो पूरा ये समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें क्या है? स्वस्थ रहने का लाभ बताना है या व्यायाम करने के लाभ बताना है? हमें तो व्यायाम करने के लाभ बता रहे हैं ना, साइकिल चलाने के लाभ भी थोड़ी ना बता रहे हैं केवल कि व्यायाम चला। हमारे यहाँ साइकिल चलाने के बारे में पूरा बता रहे हैं। साइकिल चलाने के यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ तक पूरा साइकिल चलाने के बारे में है। तो ये अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइकिल चलाने के फायदे के बारे में बताना है। तो ये हो गया तुम्हारा हिंदी का भी कंप्लीट। अब ऐसे करके तुम लोग को बनाना है। और ये कौन सा का था? सॉल्व पेपर 2020, समझ गए? अब इसको पूरा अच्छे से देखो, और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको नोट करो, और जो एकदम ही नहीं आ रहा है उसको हटाओ। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एंजॉय करो।